जी, वेलकम टू द टीचर्स। आज की हमारी क्लास बेहद खास होने वाली है। एमसीक्यू आज करने वाले हैं जो पहले कई बार पूछ रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भूकंप के समय पृथ्वी के नीचे जहाँ से कंपन शुरू होती है वह स्थान क्या कहलाता है? बताएं। उस स्थान को बोलते हैं उद्गम केंद्र, यानी कि जहाँ से स्टार्टिंग होती है क्या बोलेंगे? उद्गम केंद्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो भूकंप सतह, पृथ्वी सतह पर वह स्थान जहाँ पर भूकंप से सबसे अधिक नुकसान हुआ है वह एरिया क्या कहलाएगा? क्या वह उद्गम केंद्र होगा? जी नहीं, उद्गम केंद्र वह स्थान है जो धरती के नीचे है और जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। जो स्थान धरती के ऊपर है जहाँ सबसे अधिक नुकसान हुआ है उसको बोलेंगे अधिकेंद्र। क्या बोलेंगे? अधिकेंद्र। ठीक है। ना ज्वालामुखी बोलेंगे और ना उपरोक्त सभी डी होगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, भूकंप से पहले के क्या क्या संकेत हैं? यह क्वेश्चन बेहद ज़रूरी है, हमें जानना चाहिए। मछलियों की उत्तेजना, सांपों का बिल से बाहर आ जाना, जानवरों का व्यवहार या उपरोक्त सभी। ये तीनों लक्षण ऐसे हैं जो हमें भूकंप के बारे में बताते हैं, हमें जान लेना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, भूकंप मापी। कौन सा भूकंप मापी? रिक्टर स्केल। यह काफ़ी लोग जानते हैं इसके बारे में। इसका आविष्कार कब हुआ था? इसका आविष्कार 1935 में हुआ था। चार्ल्स रिक्टर द्वारा बनाया गया था या ए और बी दोनों? ये ए और बी दोनों बातें सही हैं कि रिक्टर स्केल 1935 में बनाया गया था और इन्हीं के नाम पर यह है, चार्ल्स रिक्टर के नाम पर ही इसका नाम रिक्टर स्केल रखा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भूकंप मापी रिक्टर स्केल कितने स्केल तक मापता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भूकंप आते हैं उनको कितने के बीच में मापते हैं। यह 0 से 9 के बीच में या 1 से 100 या 1000 तक या करोड़ों तक। तो डी कट जाएगा, सी कट जाएगा, बी कट जाएगा। यह 0 से 9 के बीच में भूकंप की तीव्रता मापता है। देखिए, जब भी आपने कहीं भूकंप के बारे में पढ़ा होगा कि भूकंप आया था, इतनी गति से आया था, तो आप आगे से अभी ध्यान देने वाले हैं कि वह 0 से 9 के बीच में ही बताएगा कि 2.2 तीव्रता से भूकंप आया था या 3 से आया था। मैं आपको बता दूं कि जो भूकंप 2 तक की तीव्रता के होते हैं वो ज़्यादा नुकसान नहीं देते, हल्के फुल्के होते हैं। लेकिन जो 5 तक होते हैं उनमें भारी नुकसान होता है। लेकिन जो 5 से ज़्यादा या यूँ कहे 6 से ज़्यादा होते हैं उनमें बिल्डिंगें तक गिर जाती हैं। ये काफ़ी नुकसानदायक होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की शुरुआती तरंगों को मापने वाला यंत्र कौन सा है? हमने अभी एक क्वेश्चन पहले जाना था कि रिक्टर स्केल एक ऐसा यंत्र है जो भूकंप को मापने में सहायक है। लेकिन जो रिक्टर स्केल है वह भूकंप के आने के बाद की जो नुकसान हुआ है, गति क्या थी, उनको मापता है। लेकिन भूकंप के आने से कुछ समय पहले भूकंप की तरंगों को मापने वाला एक यंत्र है, वह है सिस्मोग्राफ। आपने इसके बारे में सुन रखा होगा। सिस्मोग्राफ एक ऐसा यंत्र है जो भूकंप की तरंगों को माप देता है कि भूकंप की आने से पहले ही कि है इस गति से थोड़ी संभावना हो जाती है। इस प्रकार से यह आप देख सकते हैं सिस्मोग्राफ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है वेनेजुएला का एंजल में। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नदी के प्रमुख कुछ प्रश्न हैं जो आपको यहाँ पर जान लेने बहुत ज़रूरी हैं। नदी के मैदानी क्षेत्रों के जो मोड़ होते हैं जहाँ से नदी आती है उसको बोलते हैं वी सर्प। इसके बाद वी सर्प के सिरे समय के साथ निकट आते जाते हैं, यानी कि जब पानी कम होता है तो सिरे बहुत करीब आ जाते हैं और नदी का किनारों से विसर्प लुप्त होकर झील बन जाती है, क्योंकि पानी रहा नहीं, एरिया बिल्कुल पास हो गया, तो इसको बोलते हैं चाप झील। ठीक है। इसके बाद नदी का किनारों से बाहर निकलकर बाहर आने पर जो मिट्टी, अन्य पदार्थ, अवसाद साथ में आए हैं, इनसे ही उपजाऊ मैदान बनते हैं। नदी के उत्थित तट जो उसके ओरिजिनल किनारे थे उनको तटबंध बोलते हैं और समुद्र तक पहुंचते हुए अनेक धाराओं में नदी विभाजित होती है, इसको वितरिका बोलते हैं। ये 4 से 5 डेफिनेशन आपको देख लेनी है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे और अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चन समुद्री तरंगों के बनते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला एक डेफिनेशन है तटीय मेहराब की। ये देखिए क्या है, जब समुद्र की
समुद्र का जल सैलों से टकराता है तो एक गुफा बन जाती है, लेकिन जब वो बार बार उस पर प्रहार करता है तो अंत में सिर्फ छत बचती है और इस छत को बोलते हैं तटीय महराब। लेकिन कुछ टाइम के बाद दोबारा से जब प्रहार होता है जल का तो वो छत भी नहीं बचती, सिर्फ कुछ दीवारें दोनों साइड बच जाती हैं, तो इसको स्टैक बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, समुद्र में ऊर्ध्वाधर उठे हुए सैल को, जो बिल्कुल स्ट्रेट सैल उठ जाते हैं, सैल हम बता दें आपको, सैल खनिजों से बने होते हैं, आपने सुन रखा होगा। और जो हमारी पृथ्वी है यह भी सैलों से बनकर बनी हुई है, उन्हीं की बात यहाँ पर हो रही है। तो उससे जो समुद्र में वो ऐसे सीधे खड़े हो जाते हैं उनको बोलते हैं समुद्री भृगु। और लास्ट है तरंगें किनारों पर जो सैल जमा कर देती हैं, पानी के साथ साथ जो सैल आते हैं उनको बोलते हैं समुद्री पुलिन। आप यूँ इसको याद रखेंगे कि जब श्री राम लंका जा रहे थे तो उनके साथ जो वानर थे उन्होंने समुद्र के जो किनारे से पुलिया बनानी स्टार्ट की थी जहाँ से वो गए थे, इसलिए इसको पुलिन बोलते हैं। ये एक ट्रिक थी, इससे आप शायद याद रख पाएँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, हिमनद हिमोड क्या होता है? हिमनद होती है बर्फ़ की नदी। इसके द्वारा लाए गए सैल, रेत और तलछटी मिट्टी द्वारा बनाया गया स्थान। ठीक है, नदी के द्वारा बनाया गया स्थान होता है मैदानी एरिया और इसको बोलते हैं हिमनद हिमोड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, अभी हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए समुद्र के और कुछ कर लिए नदियों के। अभी रहता है पवन यानी कि एयर। पवन के कुछ कार्य या पर्सन हम इसके देख लेंगे। राजस्थान में खासकर जहाँ पर रेतीला एरिया है, पवनें चलती हैं तो रेत को यहाँ से वहाँ उड़ाकर ले जाती हैं। अगर आपने ऐसा छतरक के आकार का सैल कहीं पर देखा है जो नीचे से पवनें रेत को उड़ा लेती हैं और कुछ इस प्रकार की जो हम सॉफ्टी खाते हैं, सॉफ्टी के आकार की आकृति बन जाती है, तो उसको बोलते हैं छतरक सैल। ठीक है। और कई बार होता क्या है कि पवन रेत को उड़ाकर ले जा रही है और उसने एक ही स्थान पर डाल दिया वो, तो वहाँ पर बन जाता है टिब्बा, इसको बोलते हैं बालू टिब्बा। और अगर पवन द्वारा रेत को बिखेर दिया जाए, फैला दिया जाए, तो इसको बोलेंगे लोएस। तो पवन के ये 3 क्वेश्चन है जो तीनों इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको भी देख लेंगे। इसके बाद 2 क्वेश्चन आपके लिए देकर जा रहा हूँ। पहला जो हमने अभी डिस्कस किया था कि पवन का बहाव रुकने पर रेत को एक ही स्थान पर डालना क्या कहलाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 है, पवन जब विस्तृत क्षेत्र में रेत फैला देती है या निक्षेपित कर देती है तो उसको क्या बोलते हैं। दोनों के जवाब आपको देने हैं। और अगर आपको आज की क्लास की PDF चाहिए विद आंसर तो आपको मिल जाएगी। कहाँ पर मिल जाएगी? टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर चेक कर लें। थैंक यू सो मच।